Hello, my dear students. Assalamu alaikum. So now we will learn Unit 6 Accounting Policies of our chapter number 1. What do you mean by accounting policies? चलो कोई बता सकता है? Anyone? If you remember, हमने यूनिट 2 में 3 चीज़ें पढ़ी थी. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स and conventions. So we are familiar with these 3 words, right? वहाँ पे हमने वो भी पढ़ लिया था कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब कब कर सकते थे, राइट? सो हम इससे भी वाकिफ़ हो चुके हैं. नाउ व्हाट डू दिस अकाउंटिंग पॉलिसी मीन, राइट? अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ नहीं है, सिर्फ जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम बहुत सारे दिए हुए थे, तो उसमें से हमें कौन सा शूट होगा हमारे सर्कमस्टेंसेस को लेके वो हम उसको सिलेक्ट करें. वो सिलेक्टेड प्रिंसिपल्स को हम कौन सी मेथड से हमारे अकाउंट्स में अप्लाई करेंगे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए और अच्छे से प्रेजेंटेशन हो सके हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का. सिर्फ इतना ही है अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट? आई होप यू आर नाउ गेटिंग. अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है कि हमारे पास इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस थे, आपने पढ़े थे ना वहाँ पे, है ना? उस तरह से बहुत उस कन्वेंशन, इस प्रिंसिपल्स के हिसाब से बहुत सारी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि हम किसको कैसे कैसे वैल्यू किए. फिर उसमें भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट? जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था, इन्वेंटरी का एग्जांपल दिया था उस यूनिट में. तो उस तरह से ये जो प्रिंसिपल्स है ना, वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम उस प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करें. तो अकाउंटिंग पॉलिसी और कुछ नहीं है, आप उस प्रिंसिपल्स में कौन से प्रिंसिपल को कौन सी मेथड से अपने अकाउंट्स में अप्लाई करेंगे, अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए अप्लाई करेंगे ताकि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से बन सके, उसका प्रेजेंटेशन बेटर हो और ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सके फिनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस का. then it is termed to be your accounting policies. This is the simple meaning of accounting policy. अब हम देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट, का मीनिंग फ्रॉम द अवर टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक अकाउंटिंग principles and methods of applying those principles for better preparation and presentation of financial statements. Preparation and presentation that you adopt, right? एग्जाम्पल्स तो है हमारे पास, ऑप्शंस भी है इसमें. अब हम इसमें से कौन सा अडोप्ट कर रहे हैं, वो किसके लिए? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट ना. इसका एग्जाम्पल तो मैम हमें बताओ. स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो मैं बोलती हूँ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एक एग्जाम्पल इसका देती हूँ, राइट? एग्जाम्पल है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. हमें बहुत प्रिंसिपल है कि हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए, राइट? तो इसका मेथड होगा
इन्वेंट्री को वैल्यू करने का FIFO, वेटेड एवरेज, राइट। यहाँ पे बोला ही है हमें कि हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर से। ये हमारा प्रिंसिपल है। उसमें हमें कौन सी मेथड फॉलो करनी है हमारे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने में, तो वो हमारे पास है FIFO है, वेटेड एवरेज मेथड है, राइट। फिर हम एग्जांपल ले डेप्रिसिएशन। तो वी आर टोल्ड डैट हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहता है एसेट्स पे, लेकिन हमारे पास मेथड्स है SLM, WDV, राइट। तो उसमें से हम कौन सा एडॉप्ट कर रहे हैं, SLM तो ओके SLM, WDV तो ओके WDV, राइट। तो मेथड्स तो है हमारे पास, लेकिन हम कौन सा एडॉप्ट कर रहे हैं। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो उसमें हमें बोला ही है कि शॉर्ट टर्म हो, तो जैसे इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ इसको। आपको इसके अंडर में ही ये एग्जांपल्स नोट डाउन करना है, राइट, यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हमें इसमें बोला है एज 13 है ना, यहाँ पे हमें गाइड करता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे सिर्फ परमानेंट डिक्लाइन होगा तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, परमानेंट डिक्लाइन ओनली एडजस्टेड। मतलब कि कोई परमानेंट रिडक्शन आ गया वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तभी हम उस उतनी अमाउंट से रिड्यूस करके रिड्यूस वैल्यू दिखाएंगे, वरना हम उसको कॉस्ट पे दिखाएंगे। ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, राइट। एंड शॉर्ट टर्म को बोला है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। ये हमें इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जैसे मान लो शेयर्स है, शेयर्स में हमें इन्वेस्टमेंट किया, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, लेकिन हम कौन से किस तरह से शेयर्स का वैल्यूएशन करेंगे। तो हमारे पास है कॉस्ट मेथड, FIFO मेथड, राइट, सॉरी कॉस्ट मेथड, मतलब आई मीन टू से FIFO, कॉस्ट को कैसे हम वैल्यू करेंगे, FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, राइट। तो वो हमें देखना है, क्लब करके करेंगे या फिर इंडिविजुअल शेयर्स को करेंगे, राइट। वो सभी हमें अडॉप्ट करने का मौका देते हैं। तो ये हुआ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये सभी एग्जांपल्स है आपके इसके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के, राइट। चलो जस्ट अ सेकेंड है। और भी एग्जांपल दूँ तो ऐसा होगा कि बाय प्रोडक्ट, तो क्या हम उसको कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे या फिर NRV पे। हमेशा NRV ही रहता है, क्यों, क्योंकि ये हमें बेच देना है, राइट। तो उसका जो रियलाइज़ होगा वही हमें देखने का है। फिर अगर बात करूँ तो जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, राइट। तो वो तो चलो हमने समझ लिया कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, लेकिन कॉस्ट वाले पोर्शन में क्या हम उसमें पहले अगर बात करें तो ओवरहेड्स मतलब क्या बेटा, जो भी एक्सपेंसेस जो एलोकेट नहीं हो सकते, राइट, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, फिनेंशियल एक्सपेंस है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं हो सकते, हम उसको ओवरहेड्स कहते हैं, राइट। तो वो ओवरहेड्स आर पार्ट ऑफ कॉस्ट और नॉट, ये हमें डिसाइड करना रहता है, राइट। फिर इंटरेस्ट, जो बोरोइंग कॉस्ट पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है वो कॉस्ट में ऐड होगा, एडेड टू कॉस्ट। एड टू कॉस्ट। एंड जो जनरल फिनेंशियल कॉस्ट होगा रेवेन्यू नेचर का, वो होगा PNL में, नॉट एड टू कॉस्ट, नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट।
सो इस तरह इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमें भी लिखना पड़ेगा कि हम ओवरहेड्स को अभी तक, जैसे मान लो पहले अभी तक हम ओवरहेड्स को इंक्लूड करते आ रहे थे कॉस्ट में, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, हमें उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए हमारी कॉस्ट में। तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम नाउ वी हैव चेंज्ड अवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड चेंज द मेथड, कि हम अभी तक ओवरहेड्स इंक्लूड करवा रहे थे कॉस्ट में, अब से नहीं करवाएंगे, इसलिए हमारे प्रॉफिट पे कितना असर आएगा, राइट। ये इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े से दे दिए। कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसमें से हमारे सिनारियो में कौन सा अप्लाई होगा उसको सेलेक्ट करके उसकी मेथड देखने की है कि कौन सी मेथड से हम उसका वैल्यूएशन करेंगे, ताकि हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सके एंड प्रेजेंट कर सके। अब यहाँ पे आपने सभी ने देखा होगा SLM मेथड, डेप्रिसिएशन हो या फिर इन्वेंट्री हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, सभी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस पे इफ़ेक्ट करती हैं, राइट। तो अगर उसके वैल्यूएशन में कुछ भी चेंज आया तो उस वजह से प्रॉफिट अप डाउन हो सकता है, राइट। अगर हम जैसे बात करें डेप्रिसिएशन की, राइट, तो डेप्रिसिएशन में कैसा है कि अगर आप अभी तक मान लो SLM फॉलो कर रहे थे, अब आप WDV फॉलो करने वाले हैं, राइट। यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम SLM टू WDV। वाई? तो उसका रीज़न हम ऐसा रखते हैं कि रीज़न आपको मैं यही एग्जांपल मैं आपको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में हमें काम आएगा कि हम SLM टू WDV इसलिए जा रही है बिकॉज इट डज नॉट, SLM मेथड डज नॉट डिपिक्ट द फेयर कंजम्पशन ऑफ एसेट, राइट। हर साल एक ही तरह का डेप्रिसिएशन आता है, हालांकि हर साल एसेट को यूज़ करने की वजह से मेरा एसेट का एफिशिएंसी घट रहा है, तो उसकी वजह से मेरा रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए, राइट। तो फेयर कंजम्पशन ऑफ एसेट। तो अभी तक क्या हुआ था, ऐसे मान लो मेरा 1 लाख का एसेट है, तो ऐसा हो रहा था 10,090 माइनस 10,080, राइट। एंड अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1,10,000, 90,000, 9,000, 81,000। तो एक्चुअल में आप देखिए कि मेरा डेप्रिसिएशन घट रहा है, घटना चाहिए, मेरे को रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है क्योंकि मेरा एसेट का फेयर कंजम्पशन दिखे, राइट। अब एक बार यूज़ होने लगा या हम यूज़ टू हो चुके हैं इस मशीन के साथ, तो अभी हमें ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं देनी पड़ रही है, ठीक है। पहले ट्रायल होता है, फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो हमें डिफेक्ट्स आती है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मशीनरी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ट्रायल टाइम चाहिए, तो उस तरह से ज़्यादा डेप्रिसिएशन रहता था। लेकिन अब वी आर यूज टू इट एंड नाउ मशीन इज़ गोइंग ऑन अ गुड मैनर, राइट। तो उस तरह से मेरे को डेप्रिसिएशन कम देना है। सो वॉट एवर, हमें कंजम्पशन ऑफ एसेट को अच्छे से दिखाने के लिए हमें लगता है कि WDV मेथड इज़ बेटर, राइट। तो हम WDV मेथड को फॉलो करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आप एक चीज़ नोट डाउन करें तो यहाँ पे 2 साल का डेप्रिसिएशन होता है 20,000, हालांकि यहाँ पे 2 साल का डेप्रिसिएशन होता है 19,000। सो इफ़ यू सी, ये तो मैं सिर्फ थाउजेंड्स में बात कर रही हूँ, बिजनेस एंटिटी में हकीकत में ये करोड़ रुपीज़ का होता है, लाख रुपीज़ का मशीनरीज होते हैं, राइट। तो उस पर डेप्रिसिएशन भी इतनी बड़ी अमाउंट से आता है, सो इट अफेक्ट्स द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एट अ हाई लेवल। तो यहाँ पे ये 1,000 से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा अगर मैं WDV मेथड फॉलो करूँ। आपको समझ आ रहा हो तो कैसे मैम, मैं आपको बताती हूँ, राइट। देखिए, मैंने आज तक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसमें मेरा क्या हुआ, अभी तक 20,000 डेप्रिसिएशन गया था, मैं 2 इयर्स का कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस बना रही हूँ जहाँ पे मैं फॉलो कर रही हूँ SLM। अभी मैं 2 इयर्स का कंबाइंड बनाऊँ और WDV मेथड से, तो ये होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। चलो ठीक है, मेरा मान लो टोटल इनकम सेल्स अभी मिला के 1 लाख है, बाकी खर्चा 30,000 है और 20,000 मेरा डेप्रिसिएशन था इस हिसाब से, राइट। ये है मेरा डेप्रिसिएशन। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000 नेट प्रॉफिट, सॉरी। सो दिस इज़ माय फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट, राइट।
अब मैं यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा इनकम आ रहा है 1 लाख, सेम फॉर 2 ईयर्स मेरा एक्सपेंस आ रहा है 30,000, लेकिन मेरा डेप्रिसिएशन सिर्फ आ रहा है 19,000। उसकी वजह से मेरा ये हो गया 51,000। कैन यू अंडरस्टैंड? राइट। सो ये है मेरा नेट प्रॉफिट। तो इस वजह से मेरा क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 1,000। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थाउजेंड्स में, लेकिन बिजनेस एंटिटी में ये बहुत बड़ी अमाउंट रहती है। एक्चुअल में पैसे जाए तब लगता है यार 1,000 भी नोट चली गई ना तो भी मतलब दुखता है कि यार खिच्चे से चली गई। सो मैं यहाँ पे मैं नहीं बोल रही इट्स अ कैश एक्सपेंस, बट इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन योर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आपका लोअर प्रॉफिट दिख रहा था तो एंटिटी को लग रहा है कि ये बहुत कम कमा रहा है, सॉरी इन स्टेक होल्डर्स को लग रहा है, लेकिन जब इसकी वजह से प्रॉफिट हाई हो रहा है तो अब लगेगा ऐसे कैसे अचानक से प्रॉफिट बढ़ गया। राइट, अगर आप अचानक से मेथड चेंज कर दोगे और कुछ बताओगे नहीं तो यूज़र्स देखेंगे यार ये अचानक कैसे इस तरह से प्रॉफिट बढ़ गया। राइट, तो उस वजह से आपको एक अच्छा सा नोट देना रहता है। राइट, तो ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में अगर आप कोई भी चेंज करें, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आप फॉलो करें, राइट, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके प्रॉफिट और लॉस पोजीशन पे और फिनेंशियल पोजीशन पे, क्योंकि आपका एसेट भी अब अलग अमाउंट से दिखेगा। से आपका एसेट अब तक कितने कौन से अमाउंट से दिखता होगा, 1 लाख का एसेट था तो कितने अमाउंट से दिखता था, 80,000। राइट, लेकिन अब आपका एसेट कितनी अमाउंट से दिखेगा, 81,000। तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आप जो भी फॉलो करो, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैव डायरेक्ट इफेक्ट, राइट, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैव डायरेक्ट impact on results and financial position depicted by financial statements। right, depicted मतलब shown by। okay, depicted by financial statements। चलो, हो गई ये बात क्लियर। इस वजह से यू नीड टू ड्यू केयर मस्ट बी टेकन while selecting अकाउंटिंग पॉलिसीज। राइट, बहुत ध्यान रख के हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करनी चाहिए ना। तो कौन से बनेंगे हमारे बेसिस, सो बेसिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ बेसिस, ठीक है, टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। राइट, basis to be considered देखिए यहाँ पे जाने से पहले मैं एक आपको बात बताती हूँ। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है ना, मस्ट बी सिलेक्टेड taking into consideration accounting concepts, principles and conventions।
सो इन सभी को ध्यान में रख के मेरे को अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस हमने पढ़े थे। तो क्या मैम अब कोई ऐसा है कि जो मेन है जिसको ध्यान में रख के ही हमें फॉलो करना चाहिए? हाँ, तो इंस्टीट्यूट बोलती है देयर आर 3 मेन बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो मैम वो कौन से 3 है? चलो बताती हूँ बेटा। पहला है प्रूडेंस, दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड तीसरा है मटीरियलिटी। राइट, सो प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी, ये 3 कॉन्सेप्ट आपने ये चैप्टर में पढ़े होंगे यूनिट 2 में। राइट, तीनों मैंने आपको पढ़ाए थे वहाँ पे। अभी आप क्या करेंगे कि घर पे ना ये टेक्स्ट पढ़ लेना। मैं आपको क्लासरूम ऐप में ये PDF फाइल शेयर कर दूँगी, तो ये हाईलाइटिंग्स भी आप कर सकते हैं जो काम के है। राइट, एंड ये आपको घर पे पढ़ना रहेगा। मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा देती हूँ। राइट, सो यू हैव टू रीड इट एंड हाईलाइट द नोटिंग्स, एंड आपको ये समरी भी बनाना होगा अपनी समरी बुक में। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक पे। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी, सो दिस आर द 3 कॉन्सेप्ट्स दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म। राइट, ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ा था। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? ऑल द प्रोबेबल लॉसेस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बट प्रोबेबल गेन्स मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनटिल एंड अनलेस दे आर रियलाइज्ड। जब हम बात करें सब्सटेंस ओवर फॉर्म की, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या था कि डू नॉट सी द लीगैलिटी बट गो टू द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द केस एंड राइट रिकॉर्ड और रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट, उसका एग्जांपल मैंने दिया था कंपनी अकाउंट्स में। टॉपिक आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट विल। सो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी बोलता है कि आप पर्दा हटाओ, लीगलिटी कुछ और बोलती है लेकिन हमें पर्दा हटाने को वो बोला जाता है। एंड मटीरियलिटी, राइट, तो मटीरियलिटी में बोला जाता है कि सिग्निफिकेंस कितना है। राइट, हाउ मच इट इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स। राइट, तो दैट विल डिसाइड योर मटीरियलिटी लेवल। तो ये 3 कंसेप्ट्स को ध्यान में करना हो चाहिए कि उस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करें कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सिलेक्ट करें कि आपकी गेंस, अनरियलाइज गेंस रिकॉर्ड ना हो जाए। राइट, लॉसेस में ध्यान से हम उसको रखें ताकि हमारा लॉस भी बढ़ ना जाए। कहीं पे वो लॉस आ रहा है तो उसी वक्त हम उसको प्रोवाइड कर ले, हकीकत को ध्यान में रख के करें, और मटेरियलिटी लेवल देख के हम अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करें। सो ये 3 मेन बेसिस है, तीनों को हम डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ा था। राइट, सो दिस आर द 3 मेन बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। आप कब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे बोला है कि 3 रीजंस पर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। रीजंस फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मैंने आपको ये बताए थे अपने यूनिट 2 में भी कि आप कब कब अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो 3 रीज़न थे। राइट, पहला था चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है और वो बोलता है कि आपको ये मेथड फॉलो करनी है, देन यू कैन चेंज द मेथड। फिर ऐसा है कि चेंज इन लॉ, कि अगर कोई चेंज लॉ में आ रहा है, राइट, स्टैच्यू में आ रहा है, तो भी आप अपना मेथड्स चेंज कर सकते हैं अगर आपको स्टैच्यू ही कोई और मेथड फॉलो करने का बोलता है। या फिर आप कर सकते हैं फॉर द बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका कहने का मतलब है कि
अगर मैं मेथड चेंज करूँ तो उससे मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विल डिपिक्ट ट्रू एंड फेयर यू. चेंज विल रिजल्ट into true and fair view, राइट. सो तब आप कर सकते हैं. ये था हमारा तीसरा रीज़न. तीसरा रीज़न के लिए मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया कि मेरे को कंजम्पशन ऑफ एसेट का पिक्चर चेंज करना है, तो मैं ये थर्ड रीज़न में जा सकती हूँ, बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन सो दैट इट शोज अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ माई एसेट, राइट. सो ये हुआ 3 रीजंस आपके चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के. यहाँ पे होता है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट. सिर्फ इतना ही था, इतने कॉन्सेप्ट्स थे, राइट. सी एक दफ़ा हम नज़र घुमा लेते हैं. दिस इज़ योर टेक्स्ट, राइट. यू सी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, देर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़. क्या आपके पास है ना, यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है, राइट. देर आर सो मैनी अकाउंटिंग पॉलिसीज, सो वी डू नॉट हैव एनी इल्यूजनरी लिस्ट फॉर इट, बट you can see that there are different policies and you must select them taking very much due care for it, because it impacts the financial position and performance of your entity, right. फिर हम change in accounting policies कब कर सकते हैं, right. and the 3 bases to select your accounting policies. so ये था अपना चैप्टर. अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के MCQs, राइट. नाउ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लॉ टू एंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन. सो सी चेंज कब आप कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज है, फिर या फिर कोई लॉ में चेंज है, या फिर आप अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, राइट. यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड लॉ दोनों मिक्स कर दिया, इसलिए 2 पॉइंट बन रहे हैं, राइट. तो डर मत जाना, मैम 3 पॉइंट कर रहे थे, दो पॉइंट्स को एक जगह पे मर्ज कर लिया है. चलो, अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ सेटा एंटरप्राइजेज स्टेट्स दैट इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन वेटेड एवरेज बेसिस or net realizable value. Which accounting principle is followed in the adopting the above policy? तो आएगा प्रूडेंस. क्यों मैम, कि हम यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं कि अगर एनआरवी हमारी ज़्यादा रहेगी, राइट. एनआरवी हमारी ज़्यादा रहेगी तो उससे होगा क्या कि हमारा एसेट ज़्यादा दिखेगा. अगर हम एनआरवी पे डायरेक्टली वैल्यू करेंगे, उसका मार्केट वैल्यू हाई होगा तो वो ज़्यादा दिखेगा, राइट. लेकिन जब हम क्यों इसलिए बोल रहे हैं, ताकि अगर एनआरवी हमारी ज़्यादा है तो हम उसको कॉस्ट पे दिखा देंगे. लेकिन अगर हमारी एनआरवी कम है तब हम उसको एनआरवी पे दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारा दिखाता है लॉस, राइट. वो हमारा लॉस दिखाता है कि हमारी कॉस्ट है 1 लाख, बट हमारा इन्वेंट्री हमें रियलाइज सिर्फ 80,000 करवा सकते हैं, तो 20,000 का मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, राइट. तो एक्सपेक्टेड लॉस जो प्रोबेबल लॉसेज होते हैं, हम उसको भी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. नेक्स्ट, एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी अडोप्टेड आर. कहाँ पे आप डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं. डेप्रिसिएशन के भी लिए अलग अलग मेथड है, इन्वेंट्री के भी लिए अलग मेथड है. सो बोथ ऑफ द अबाउ, राइट. हाँ, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने ना यूनिट 2 में एक एग्जांपल देखा था. MCQ में यही था, कॉस्ट और एनआरवी का दिखाने के लिए. तो वहाँ पे भी एक अच्छा MCQ था इसके लिए. नाउ, सिलेक्शन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन मे ओवरस्टेट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, understate or overstate performance and financial position, और ओवरस्टेट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी. सी वो दोनों चीज़ों पे इफेक्ट देता है, राइट. फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस. और वो ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, कभी कम भी दिख सकता है, कभी ज़्यादा भी दिख सकता है. सो अंडरस्टेट और ओवरस्टेट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी, राइट. फिर accounting policies refers to specific accounting principles and method of applying those principles, right. तो both A and B आएगा. So this will be the C option. चलो,
तो यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है घर पे, ठीक है। एंड योर होमवर्क इज के यू विल हाईलाइट द पॉइंट्स, यू विल रीड द चैप्टर एंड यू विल प्रिपेयर द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन योर समरी बुक। समरी में फर्स्ट पेज विल बी योर दिस, राइट, देयर आफ्टर योर सेकेंड पेज, दिस विल बी योर थर्ड पेज। राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ताकि आसानी से याद आए। फिर ये चेंज का समझना हो तो ही लिखना, वरना फिर ज़रूरत नहीं है, जिस बच्ची को ज़रूरत है वो लिख डालना, राइट। देन दिस विल बी योर फोर्थ पॉइंट कि हमें सभी चीज़ों को ध्यान रख के करना है, और कौन से 3 मेन बेस है जिसको ध्यान में रख के हम करेंगे, और कौन से 3 रीजन्स है जिससे हम चेंज लाएंगे। सो दिस विल बी द 6 पेजेस ऑफ योर 6 स्लाइड्स ऑफ योर समरी, राइट। ये 6 स्लाइड्स आपको अपनी समरी बुक में नोट डाउन कर लेनी है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर। मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे आ सकता है, बाकी it's okay with the chapter, right? Okay, fine. Thank you so much. Have a good reading. Bye bye.